Hello students, welcome to E-Class of Income Tax. My name is Rajendra Kumar Arora and at present I am officiating Principal and Associate Professor of Commerce at Government College for Girls, Chika. आज की हमारी इस ई क्लास का टॉपिक है असेसमेंट ऑफ फर्म पार्ट 3। आपने मेरे दोनों लेक्चर्स असेसमेंट ऑफ फर्म पार्ट 1 और पार्ट 2 को इतना लव किया, इतना सपोर्ट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। चलिए आज हम जो असेसमेंट ऑफ फर्म पार्ट 3 है इसकी बात करते हैं और इसके अंदर हम एक स्पेशल पार्ट ले रहे हैं असेसमेंट ऑफ फर्म का। ये देखिए वो है चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। देखो, जब हम एक बार पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो एक लंबे समय तक सेम रहेगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें चेंज हो सकते हैं। चेंज क्या हो सकते हैं कि कोई पार्टनर छोड़ के जा सकता है, किसी पार्टनर की डेथ हो सकती है, किसी नए पार्टनर को हम ले सकते हैं। तो ऐसे केस में जब भी कुछ गड़बड़ी इस टाइप की होगी या जब भी कोई इस टाइप का चेंज होगा, हमें उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो उस चेंज के अकॉर्डिंग जो हमारी असेसमेंट ऑफ फर्म है वो कैसे होगी, उसको समझने के लिए आज हम ये पूरा का पूरा लेक्चर डेडिकेट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म है क्या। ये जो बताया गया है ये सेक्शन 187 ऑफ इनकम टैक्स के अंदर ये बात को बताया गया है। क्या लिखा गया है कि व्हेन वन और मोर पर्सन सीजेस to be the partner or one or more new partners are admitted, then it is said that कि फर्म के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर चेंज होगा, प्रोवाइडेड एटलीस्ट वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर कंटिन्यूज। कि भाई जब कभी कोई एक नया पार्टनर आता है या कोई पुराना पार्टनर छोड़कर चला जाता है तो हम कहते हैं कि फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ है। लेकिन इसके लिए ये ध्यान रखने वाली बात क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर कंटिन्यूज। कि भाई अगर मेरे दो पार्टनर छोड़ के चले गए और दो नए पार्टनर आ गए तो वो तो चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म नहीं हुआ, वो तो पुरानी फर्म बंद हो गई और नई फर्म शुरू हो गई। तो जो चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे उसके अंदर क्या करेंगे, व्हेन वन और मोर पर्सन सीजेस टू बी द पार्टनर और वन और मोर पर्सन न्यू पार्टनर एडमिटेड। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि जो चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म है वो हो रहा है। और वेयर देयर इज ए चेंज इन द रिस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ द पार्टनर और चेंज इन द शेयर ऑफ सम पार्टनर्स। कि भाई जब हम हमारे पार्टनर वही के वही रहेंगे, ए बी सी तीन पार्टनर हैं, पहले वो इक्वली शेयर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस को, अब सपोज 3-2-1 में शेयर कर रहे हैं या 2-3-1 के अंदर शेयर कर रहे हैं या 1-2-3 में कैसे भी शेयर कर रहे हैं, लेकिन जो पुराना शेयर था वो चेंज हो गया है, तब भी हम कहेंगे कि भाई जो पार्टनर्स की कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर चेंज इन द फर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। अब इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है, हाउएवर वेयर द फर्म डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाय टेकिंग वन और मोर पार्टनर्स, इट विल नॉट बी द चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। कि भाई जब कभी क्या हो, एक फर्म डिसॉल्व हो जाए किस वजह से कि एक पार्टनर की डेथ हो गई है और उसके बाद फिर वो फर्म किसी नए पार्टनर के साथ रिकॉन्स्टिट्यूट हो, तो ऐसे में हम उसे चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म नहीं कहेंगे। तो ये बड़ी समझने की बात थी कि चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता क्या है। चलिए अब देखते हैं कि ऐसे केस में जो असेसमेंट है वो कैसे होगी। असेसमेंट आफ्टर द चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ये देखिए, इसको सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है क्योंकि यही सीखने के लिए हमारा ये लेक्चर लगाया गया है। Assessment shall be made on the firm as constituted at the time of making of assessment, means no separate assessment will be made। कि भाई जब चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता है तो जैसे शुरू में हमारा फर्म का एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय जो असेसमेंट हुई थी बिल्कुल चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, दैट मीन्स आफ्टर में भी सेम वैसे ही असेसमेंट होगी, यानी कोई अलग से असेसमेंट नहीं की जाएगी। तो ये सेपरेट असेसमेंट की बात कब आएगी, देखें। Where a firm consists of two partners and after the death of one partner, firm ceases to exist and there is no change in the constitution. सेपरेट असेसमेंट विल बी मेड बिफोर एंड आफ्टर द डेथ। देखो, जैसे मैंने पिछली स्लाइड के अंदर क्या बताया था आपको कि भाई जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है और उसके बाद
नए पार्टनर को लेके एक फर्म बनाई जाती है तो हम कहते हैं कि देयर इज नो चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, क्योंकि वो पिछली फर्म अलग थी और नई फर्म अलग है। लेकिन जब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है तो पहला केस तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होने की वजह से असेसमेंट क्या रहेगी, असेसमेंट बिल्कुल सेम रहेगी। हम असेसमेंट को अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग नहीं बांटेंगे। और दूसरे केस में क्या होगा कि जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है और उसके बाद फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो ऐसे में हम कहेंगे कि चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अब अगर नहीं है तो डेथ के पीरियड से पहले वाले टाइम का जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसकी असेसमेंट अलग होगी, और उसके पीरियड के बाद वाला यानी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होने के समय वाला जो टाइम पीरियड है उसकी असेसमेंट ही अलग होगी। तो जब चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो नो सेपरेट असेसमेंट, और जब फर्म सीजेस टू एग्जिस्ट और नई फर्म आती है क्योंकि डेथ ऑफ द पार्टनर हो गया तो ऐसे में बिफोर और आफ्टर डेथ की सेपरेट असेसमेंट्स होती हैं। चलिए अब देखते हैं कि अब अगर ये सेपरेट असेसमेंट्स होती हैं तो ऐसे में सक्सेशन ऑफ द फर्म बाय अनदर फर्म किसको कहते हैं, यानी पुरानी फर्म एक थी और अब उसकी जगह एक नई फर्म बन गई है तो उसको बोलते हैं सक्सेशन ऑफ द फर्म। सक्सेशन ऑफ द फर्म के केस में हम सेपरेट असेसमेंट की बात करते हैं। देखो पहले तो कंडीशन समझते हैं कि किस केस को हम सक्सेशन ऑफ द फर्म कहेंगे। सक्सेशन ऑफ वन फर्म बाय अनदर कहेंगे, लाइक all the partners of the firm are replaced by the other partners, कि जब पहले ABC पार्टनर्स थे अब उसकी जगह पे XYZ पार्टनर आ गए हैं तो पुराने पार्टनर सारे के सारे नए पार्टनर से रिप्लेस हो गए तो हम क्या कहेंगे, इट इज द सक्सेशन ऑफ वन फर्म बाय अनदर फर्म। और क्या केस हो सकते हैं, द फर्म इज डिसॉल्व्ड एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड। In reconstituted firm, all the partners may be new or few of them may be the old ones। कि भाई ऐसा केस भी हो सकता है कि फर्म एक बार हमने डिसॉल्व कर दी उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूट कर दी और रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म के अंदर कुछ नए पार्टनर्स हैं और कुछ ओल्ड पार्टनर्स हैं। अगर ऐसा केस है तब भी हम कहेंगे कि ये सक्सेशन ऑफ वन फर्म बाय अनदर फर्म है। मींस एसेंशियल कंडीशंस आर क्या क्या है, देयर इज अ चेंज इन द ओनरशिप डेफिनेटली, जब पुराने पार्टनर्स जाएंगे और नए पार्टनर्स आएंगे या पुरानी फर्म को डिसॉल्व करके हम नई फर्म बना रहे हैं तो चेंज इन द ओनरशिप तो होगा ही होगा। द होल बिजनेस इज ट्रांसफर्ड, जो पुरानी फर्म से नई फर्म में टोटल बिजनेस क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तीसरी चीज क्या, सब्सटेंशियल आइडेंटिटी ऑफ द बिजनेस एंड कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस इज प्रिजर्व्ड। यहां यही इंपॉर्टेंट बात है, अदरवाइज तो हम कहेंगे कि एक कोई दूसरा व्यापार था और ये कोई दूसरा व्यापार है। ये बात होती है तभी हम कहेंगे कि ये सक्सेशन ऑफ वन फर्म बाय द अनदर फर्म है, कि भाई जो व्यापार था ना, व्यापार और व्यापार की बेसिक आइडेंटिटी थी, पुरानी फर्म से नई फर्म में आते हुए सिर्फ ऑनरशिप चेंज हुई है लेकिन व्यापार का जो चरित्र है वो कोई उसमें बदलाव नहीं आया है। व्यापार पहले भी वैसा था अब भी वैसा है, तो हम कहेंगे कि सक्सेशन ऑफ वन फर्म बाय अनदर फर्म हुआ है। अब अगर ऐसा होता है तो उस केस में असेसमेंट कैसे होगी, असेसमेंट आफ्टर सक्सेशन ऑफ वन फर्म बाय अनदर फर्म। भाई अगर कोई पुरानी फर्म से नई फर्म में सक्सेशन हो रहा है तो एक को तो बोलेंगे प्रीडिसेसर और एक को बोलेंगे सक्सेसर, यानी जो पुरानी फर्म थी उसको क्या कहेंगे, प्रीडिसेसर फर्म, और जो नई फर्म बन के आई है उसको क्या कहेंगे हम, सक्सेसर फर्म। तो ऐसे केस में असेसमेंट का क्या तरीका रहेगा, सेपरेट असेसमेंट शैल बी मेड ऑन द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर फर्म। कि भाई हम क्या करेंगे, जो पुरानी फर्म है उसकी असेसमेंट हम अलग करेंगे और नई फर्म की असेसमेंट अलग करेंगे, यानी प्रीडिसेसर फर्म की असेसमेंट अलग होगी और सक्सेसर फर्म की जो असेसमेंट है वो अलग होगी। और क्या बात है, वेयर द प्रीडिसेसर कैन नॉट बी फाउंड द असेसमेंट ऑफ प्रीडिसेसर्स पार्ट शैल बी मेड ऑन द सक्सेसर इन द लाइक मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज इट वुड बी मेड ऑन द प्रीडिसेसर। कई बार ऐसा होता है कि पुराने पार्टनर छोड़ के चले गए और नए पार्टनर्स ने फर्म को टेक ओवर कर लिया, तो अब
सपोज ABC पार्टनर थे, अब उसकी जगह XYZ पार्टनर आ गए हैं और ABC मिल ही नहीं रहे, कहीं भाग गए। तो ऐसे में सपोज मैं XYZ में से एक हूँ और हमारी एक फर्म है, तो जो असेसमेंट होगी वो दोनों पीरियड्स की अलग तो होगी, लेकिन प्रीडिसेसर वाली फर्म की असेसमेंट भी वैसे ही होगी जैसे सक्सेसर की फर्म की हुई है, और उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी का चक्कर पड़ेगा। चलो वो देखते हैं वो कैसे होगा। वो क्या है? इफ एनी सम कुड नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रीडिसेसर, असेसिंग ऑफिसर शैल रिकॉर्ड अ फाइंडिंग टू द इफेक्ट एंड द सेम शैल बी रिकवरेबल फ्रॉम द सक्सेसर। अब देखो, एक जो प्रीडिसेसर फर्म थी उसकी भी असेसमेंट हो गई, सक्सेसर फर्म की भी असेसमेंट हो गई। प्रीडिसेसर मिल नहीं रहे, लेकिन प्रीडिसेसर के ऊपर टैक्स बन रहा है, तो ऐसे में उस टैक्स को भरने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? यस, चूंकि सारा का सारा बिजनेस अब XYZ के पास है, ABC के पास नहीं है, तो ABC वाला पार्ट का टैक्स भरने की जिम्मेदारी भी सक्सेसर की रहेगी। अब सक्सेसर कहेगा जी मैंने तो अपने नाम का भी टैक्स भरा और प्रीडिसेसर के नाम का भी टैक्स भरा, मुझे तो कोई राहत दो ना। लीजिए क्या राहत मिलती है। हाउएवर द सक्सेसर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द सेम फ्रॉम द प्रीडिसेसर। भाई एक बार तो हम सक्सेसर से टैक्स ले लेंगे, उसके बाद सक्सेसर के पास ये राइट होगा कि वो प्रीडिसेसर से वो टैक्स रिकवर कर ले। तो ऐसे केस में अगर मैं सक्सेसर हूं या हम मेरे जैसे 2-3 लोग मिलके किसी पुरानी फर्म को टेक ओवर कर रहे हैं और उनका बिजनेस एज इट इज कंटिन्यू कर रहे हैं, और अगर वो छोड़कर भाग जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। मेरे को ये ध्यान रखना है कि दोनों पीरियड्स की असेसमेंट भी हो जाए और प्रीडिसेसर अपने शेयर का टैक्स पे कर दे, अदरवाइज सक्सेसर्स को वो टैक्स पे करना पड़ेगा। हाउएवर सक्सेसर्स उन प्रीडिसेसर से वो टैक्स रिकवर कर सकते हैं। तो ये क्या था? असेसमेंट आफ्टर द सक्सेशन ऑफ वन फर्म बाय द अनदर। अब आती है बात, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी के अंदर ही है, वो है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। यहां हम जो चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं उसमें चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा हमने, सक्सेशन ऑफ वन फर्म बाय अनदर भी पढ़ा, और अब ये तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, वो क्या है कि डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस क्या है, और ये कहां बताया गया है? यस, सेक्शन 189 के अंदर ये बड़े अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है कि डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म क्या होता है या डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस क्या होता है। ये देखो क्या लिखा है, इट मीन्स द कंप्लीट सेसेशन ऑफ द बिजनेस, यानी पूर्ण तौर पर अगर बिजनेस बंद हो जाए, व्यापार बंद हो जाए, तो हम कहेंगे कि इट इज द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस। और क्या बात है जी? merely a change in the ownership or the change in the constitution of a firm does not mean the dissolution or discontinuation। कि भाई सिर्फ अगर क्या हो जाए, चेंज इन द ओनरशिप हो जाए या चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो जाए, तो हम उसको डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस या डिसोल्यूशन नहीं कहेंगे। The assessing officer shall make the assessment of discontinued business like as no such डिसकंटिन्यूएशन और डिसोल्यूशन टुक प्लेस। कि भाई अगर मैं अब उसकी असेसमेंट की बात करता हूं तो असेसमेंट तो बिल्कुल वैसा ही होगी जैसे वो डिसकंटिन्यूएशन या डिसोल्यूशन हुआ ही ना हो। दैट मीन्स हम डिसकंटिन्यूड बिजनेस की असेसमेंट भी नॉर्मल बिजनेस की तरह से ही करेंगे। अब अगली बात आती है कि वो टैक्स लायबिलिटी का क्या होगा। सपोज एक बिजनेस बंद हो जाता है और उसके अंदर कोई प्रॉफिट था, तो ऐसे में उस प्रॉफिट के ऊपर अगर इनकम टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो उसका वसूली कैसे होगी, उसका हिसाब किताब कैसे करेंगे? कैसे? एवरी पर्सन हु वाज द पार्टनर और द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर शैल बी ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे टैक्सेस। तो भाई अब अगर जो पार्टनर बचे हुए हैं डिसोल्यूशन के बाद, अगर तो सारे पार्टनर जिंदा हैं, तो वो ज्वाइंटली एंड सेवरली टैक्स पे करने के लिए लायबल होंगे। अगर सपोज उनमें से किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो उन टैक्सेस को भरने के लिए लायबल होगा। जैसे पार्टनर्स नॉर्मली होते हैं कि दे आर ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर एवरी वर्क, तो टैक्सेस के लिए भी सेम वही रूल रहेगा।
कि फॉर द टैक्स लायबिलिटी ऑल द पार्टनर्स वेदर द पार्टनर्स और द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज पार्टनर्स दोनों के दोनों ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे टैक्सेस को भरने के लिए। तो अब हमने ये सारा का सारा सिस्टम और सारे के सारे रूल्स देख लिए। अब इस चीज को हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक या दो एग्जांपल्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता है तो ऐसे में जो असेसमेंट है वो किस तरीके से होगी। मैंने क्या कहा था कि भाई कोई अलग से सेपरेट असेसमेंट नहीं होगी, हम टोटल बिजनेस की एक ही असेसमेंट करेंगे। जैसे वो चेंज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से पहले होती थी वैसे ही असेसमेंट अब भी होगी। लेकिन अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो चुका है तो ऐसे में हमारा प्रॉफिट एंड लॉसेस का क्या होगा उसको हम दो प्रैक्टिकल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए जी, पहला प्रैक्टिकल है जिसके अंदर XYZ आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:5:3 रिस्पेक्टिवली। कि भाई XYZ पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये था। इन द प्रीवियस ईयर 2018-19 द फर्म इनकर्ड लॉसेस ऑफ 1,80,000 on November 30th 2019 Y retired though X and Z continued to the business agreeing to share the profit and losses in the ratio of 7:3। अब क्या था, XYZ पार्टनर थे, 753 में उनका प्रॉफिट शेयरिंग चल रहा था और क्या हुआ, फर्म को लॉसेस हुए और लॉसेस के बाद 30 नवंबर को वाई रिटायर हो गया और एक्स और जेड ने सोचा कि चलो अभी हम बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। किस रेशियो में करते हैं, 7:3 के रेशियो में करते हैं। इन द प्रीवियस ईयर 2019-20 द फर्म हैज मेड द प्रॉफिट्स ऑफ 2,25,000। देखो लॉसेस कब हुए थे, 18-19 के अंदर कितने के थे, 1,80,000 के। अब प्रीवियस ईयर के अंदर क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, वो भी कितना, 2,25,000 का। अब हमें क्या करना है, डिटरमाइन द टैक्सेबल इनकम ऑफ द फर्म फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2020-21। तो अब देखें कैसे करेंगे इसको। अब हुआ क्या है कि XYZ पार्टनर थे, उनके पुराने लॉसेस भी पड़े 1,80,000 के, Y इस साल रिटायर भी हो गया है और X और Z ने बिजनेस भी कंटिन्यू किया है। तो मैंने क्या कहा था कि नो सेपरेट असेसमेंट, दैट मीन्स अभी हम एक बार 2,25,000 की नॉर्मल असेसमेंट करके देखते हैं। अब नॉर्मल असेसमेंट के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात क्या है वो ये है कि जो टाइम पीरियड है पहले वो देखा जाएगा। 30 कब रिटायर हुआ था, ये देखो जी 30 नवंबर को रिटायर हुआ था, तो अप्रैल से लेके नवंबर तक का पीरियड कितने महीने का हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी 8 मंथ्स का पीरियड तो XYZ तीनों पार्टनर रहे और बाकी के 4 मंथ्स के अंदर X और Z पार्टनर रहे। तो अब हम क्या करेंगे, जो टोटल प्रॉफिट्स है उनको उस टाइम के अकॉर्डिंग एक बार बांटने की कोशिश करेंगे। ये देखो अब क्या हुआ, 2,25,000 को 8/12 और 4/12 के अंदर बांट दिया गया, यानी 8 महीने का जो प्रॉफिट 2,25,000 का था टाइम रेशियो के अंदर वो कितना था, 1,50,000। अब उस 1,50,000 और 8 महीने में कितने पार्टनर्स थे, 3 पार्टनर्स थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 7:5:3, यानी 1,50,000 को 7:5:3 में बांटेंगे तो 70,000, 50,000 और 30,000 आ गए XYZ के शेयर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बाकी के 4 महीने के लिए 7:3 के रेशियो में X और Z पार्टनर्स थे और 2,25,000 का 4/12 किया तो जो 75,000 का प्रॉफिट है वो बाकी के 4 महीने के लिए रहा। तो इसको अब किस में बांटेंगे, यस X और Z में बांटेंगे, किस में, 7:3 में, जो कि बन गया 52,500 और 22,500। तो अब मेरा X का जो प्रॉफिट हो गया वो कितना हो गया, 1,22,500, Y का हो गया 50,000 और Z का हो गया 52,500। ये तो है हमारी नॉर्मल असेसमेंट का तरीका, जिसमें हम टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पुराने और नए पार्टनर्स में हम प्रॉफिट को उनके अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज के अंदर बांट देते हैं। अब एक और गड़बड़ी क्या हो रही है कि एक ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं हमारे पिछले साल के 1,80,000 के। अब 1,80,000 के लॉसेज हैं तो उनको किस रेशियो में बांटेंगे, डेफिनेटली 7:5:3 के रेशियो के अंदर बांटेंगे। अब 7:5
5:3 के रेशो में बांटे तो कितना लॉस बनता है 1,80,000 का, 84,000, 60,000 और 36,000। अब यहां प्रॉब्लम क्या हो गई कि इस साल वाई के पास प्रॉफिट कितना पड़ा है, सिर्फ 50,000, वो कि रिटायर भी हो चुका है। अब पुराने लॉसेस के अंदर उनका शेयर कितना आ रहा था, उनका शेयर आ रहा था 60,000, 84,000 और 36,000। अब प्रॉफिट तो पड़ा है मेरे पास 50,000, जबकि लॉस का शेयर कितना है 60,000। तो अब इस लॉस को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कितने के ऊपर, 50,000 के प्रॉफिट और 50,000 के लॉस को हम सेट ऑफ करके हम वाई का जो प्रॉफिट या लॉस है उसको नील कर देंगे। और चूंकि 1,80,000 का 7/12 और 1,80,000 का 3/12, 84,000 और 36,000 होते हैं, तो एक 22 के प्रॉफिट, एक 22,500 के प्रॉफिट में 84,000 का लॉस घटा दिया तो कितना आ गया, 38,500 का प्रॉफिट आ गया। और इधर 52,500 में 36,000 का लॉस घटा दिया तो 16,500 का प्रॉफिट आ गया। तो यहां पर जो मेरी टैक्सेबल इनकम है वो कितनी हो जाएगी, 38,500 और 16,500 मेरी इनकम हो जाएगी। दैट मीन्स जो मेरा इस साल का प्रॉफिट था 2,25,000, उसमें से टोटल 1,80,000 का लॉस नहीं एडजस्ट होगा, सिर्फ 1,70,000 का लॉस एडजस्ट होगा। और प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 कितना हो जाएगा, 55,000 रुपए। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज ये रही कि जिस डेट को कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या कोई चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो रहा है, उससे पहले के पीरियड के लिए तो पुराने रेशो के अंदर हम प्रॉफिट को बांटेंगे और उससे अगले पीरियड के लिए नए रेशो में प्रॉफिट को बांटेंगे। और उसके बाद अगर कोई उनके पुराने लॉसेस हैं तो उनको पुराने रेशो में बांट देंगे। लेकिन अगर कोई जो पुराना लॉस है वो ज्यादा है और नया प्रॉफिट कम है तो उसको उस नए प्रॉफिट तक ही एडजस्ट किया जाएगा, उससे आगे वो एडजस्टमेंट नहीं होगी। लीजिए जी, अब क्या करते हैं, इसी बात को एक और थोड़े बड़े डिटेल्ड प्रैक्टिकल के वे में समझने की कोशिश करते हैं। लो, ये क्या है, ABC आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 8 months B लेफ्ट एंड D took his place। अब पहले केस में क्या हुआ था, Y तो रिटायर हुआ था लेकिन किसी ने नया एडमिशन नहीं लिया था। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या इंप्रूवमेंट करी है कि भाई B left and D took his place and the new profit and loss sharing ratio is 6:5:5। समझ में आ गया भाई। 8 महीने तक तो ABC तीनों पार्टनर थे, उसके बाद B छोड़ गया, दैट मींस A, C और D पार्टनर रहे। पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था कितना, 2:1:1 और नया कितना है, 6:5:5। यहां तक समझ में आ गया। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर में क्या हुआ। फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20 द अकाउंट्स ऑफ द फर्म डिस्क्लोज द प्रॉफिट ऑफ 88,000। ओके, The following items were debited under the terms of partnership deed। क्या क्या आइटमें थी, 8,000 interest paid to A, 12,000 paid to C for salary, 6,000 shop rent to B, 3,000 commission paid to D। The firm has to allow the depreciation of 22,000 it has not taken into account while calculating the above profits, and brought forward losses for 2018-19 are 16,000। देखो, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। अब इनकी अकॉर्डिंग पे मुझे अब क्या करना है, सबसे पहले तो इस तरीके से प्रॉफिट्स को एडजस्ट करना है जैसे हम नॉर्मली असेसमेंट किया करते हैं। कैसे करते हैं, लुक एट दिस। अब देखो, जो प्रॉफिट एंड लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरा कितना था, 88,000 का मेरा प्रॉफिट था। अब इसके अंदर जो भी हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट के नाम का, सैलरी के नाम का, कमीशन के नाम का दिया है वो हम ऐड बैक कर देंगे। तो इंटरेस्ट टू A 8,000, सैलरी टू C 12,000 और कमीशन टू D 3,000, ये मैंने ऐड बैक कर दिया। जो रेंट था वो एक अलाउेबल खर्चा है तो वो हम ऐड बैक नहीं करेंगे। बिसाइड दिस, उस क्वेश्चन में एक बात और लिखी हुई थी कि 22,000 रुपए का एक ऐसा डेप्रिसिएशन है जो पहले अलाउड नहीं किया गया था, तो अब हमने क्या कर दिया, ये 22,000 रुपए का डेप्रिसिएशन अलाउड करके माइनस कर दिया। तो 88,000 के अंदर 23,000 ऐड हो गए और 22,000 माइनस होने के बाद जो मेरा बुक प्रॉफिट आया वो कितना आया, 89,000। अब ये जो 89,000 का मेरा बुक प्रॉफिट है ये पूरे साल का है। अब आपको पता है इसका क्या करना है, ये देखिए जी। सबसे पहले मैंने टाइम रेशो के अंदर 8:4 में 89,000 के बुक प्रॉफिट को बांट दिया।
कैसे बांटा कि भाई जो 8 मंथ वाला शेयर था वो कितना था, 59333 आ गया, और जो 4 मंथ वाला शेयर था वो कितना आ गया, 29,667। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे लेस करना है, इंटरेस्ट टू ए लेस करना है। वो किस रेशो के अंदर होगा, यस 8:4 के रेशो में टाइम पीरियड के अंदर हम उसको एडजस्ट करेंगे, लेस करेंगे। कैसे करेंगे, अब मेरा जो टोटल था वो कितना था, 8,000 रुपए का था, जो 8:4 के रेशो में किया तो 5333 5,333 रुपए 8 महीने वाले पीरियड का आ गया, और 2,667 रुपए 4 महीने वाला पीरियड का आ गया। उसके बाद सैलरी टू सी थी, क्योंकि अब क्या है कि जो मेरा 8 महीने के पीरियड के अंदर ए और सी दोनों के दोनों रहे पार्टनर्स, तो उनको 8:4 के रेशो के अंदर हम दोनों पीरियड्स के अंदर खर्चे को बांट देंगे। क्योंकि अब कमीशन टू डी सिर्फ आखिरी के 4 महीने के लिए रहा, तो उसके लिए सिर्फ 4 मंथ का सीधा 3,000 रुपए इस 4 मंथ वाले में से घटेंगे, उसको 8 महीने वाले के अंदर नहीं लिया जाएगा। तो जो मेरा इंटरेस्ट था वो 8:4 के रेशो में हो गया टू ए का, सैलरी टू सी 8:4 के रेशो में हो गया, जबकि कमीशन टू डी सिर्फ 4 मंथ वाले प्रॉफिट के हिस्से में से घटा दिया। तो मेरे 8 महीने का जो प्रॉफिट आ गया वो 46,000 आ गया, और जो मेरा 4 महीने का प्रॉफिट है वो कितना आ गया, 20,000 हो गया। यानी मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 66,000। अब इस 66,000 के प्रॉफिट के अंदर जो मेरे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस थे वो कितने के थे, वो 56,500 के नहीं थे, वो कुछ ज्यादा के थे। चलो मैं उनकी एडजस्टमेंट में आपको बताता हूं। अब देखो, जो मेरे 46,000 के प्रॉफिट थे वो किस रेशो के अंदर बैठेंगे, 2:1:1 के रेशो में बैठेंगे ए, बी और सी में, और कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। हमने देख लिया कि मेरे 8 महीने का प्रॉफिट है वो कितना है, 46,000, और वो किस में बैठना है, ए, बी, सी में 2:1:1 में बैठना है, तो कितना हो जाएगा, 23,000, 11,500 और 11,500 ए, बी और सी में। अब इसके बाद जो बाकी के 4 महीने के प्रॉफिट्स थे वो कितने थे, यस 20,000, जो ए, सी और डी में किस रेशो में बैठने हैं, 6:5:5 के रेशो में बैठने हैं। दैट मीन्स 7,500, 6,250 और 6,250। अब जो मेरा ए, बी, सी, डी का जो टोटल आएगा वो कितना प्रॉफिट आ गया, ए का आ गया 30,500, बी का आ गया 11,500, सी का आ गया 17,750 और डी का आ गया 6,250। अब जो मेरे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस थे वो कितने थे, वो थे 60,000 के, जो कि किसके अंदर बटने थे, जो बटने थे ए, बी और सी के अंदर ही बटने थे 2:1:1 के रेशो में। अब इस हिसाब से ए, बी और सी के लॉसेस कितने होते हैं, ए का 30,000, बी का 15,000 और सी का 15,000। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि जी बी का प्रॉफिट अभी कितना बचा पड़ा है, 11,500 बचा पड़ा है, जबकि उसके लॉस का शेयर कितना आ रहा है, 15,000। उसको कितने पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, सब्जेक्टेड टू द मैक्सिमम ऑफ प्रॉफिट पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। यानी जो बी का लॉस है वो 15,000 की जगह 11,500 दिखाया जाएगा, और जो उसकी इनकम है वो 0 हो जाएगी। और बाकी के जैसे ए का है तो 30,500 का प्रॉफिट था, 30,000 का लॉस था, तो 500 की टैक्सेबल इनकम हो गई फर्म की। सी के केस में क्या था, 17,750 का प्रॉफिट था, 15,000 का लॉस था, तो 2,750 का मेरा प्रॉफिट बच गया। ऐसे ही डी का प्रॉफिट कितना हो गया, 6,250 का। तो जब चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता है तो हम ऐसे केस में असेसमेंट नॉर्मल ही करते हैं, लेकिन जब हम उसे पार्टनर्स को अलग अलग रेशो में बांटने की बात करते हैं तो ऐसे केस में हम टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे इस केस में क्या था 8 महीने और 4 महीने, ऐसे ही हर केस के अंदर उसके टाइम के अकॉर्डिंग उनके प्रॉफिट्स को उनके रिस्पेक्टिव शेयर्स के अंदर उनके पार्टनर्स के अंदर बांट देंगे, चाहे वो ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स को बांटना हो और न्यू रेशो में न्यू पार्टनर्स को बांटना हो। तो ऐसे के अकॉर्डिंग हम बड़े आराम से असेसमेंट ऑफ द फर्म कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने
चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म को देखा कि जब चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता है तो ऐसे केस में हमारी असेसमेंट में क्या बदलाव आता है। अब अगर मैं बात करता हूं सक्सेशन ऑफ द ओल्ड फर्म बाय द न्यू फर्म और वन फर्म बाय द अनदर फर्म, ऐसे केस में दो अलग अलग असेसमेंट होंगी। हम पुराने पीरियड की असेसमेंट अलग करेंगे और नए पीरियड की असेसमेंट ही पूरी तरह से अलग होगी। इस केस में क्या करेंगे, असेसमेंट हम एक करेंगे और बाद में प्रॉफिट्स को उनके ओल्ड टाइम और नए टाइम के रेशो के अंदर पार्टनर्स के अंदर बांट देंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको यह टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इस टॉपिक को देखते हुए अब हमारे इसमें कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स रिगार्डिंग चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिसकंटिन्यूएशन और डिसोल्यूशन ऑफ द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये तो एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। बिसाइड दिस कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, व्हाट डू यू मीन बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द बिजनेस of partnership firm, what do you mean by the succession of one firm by the another, who is missing predecessor, how is successor liable for the missing predecessor in the case of succession of business of partnership firm। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो आप थ्योरी के तौर पर भी याद कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिकल सॉल्व करने के अंदर मेंटल क्लैरिटी बड़ी अच्छे से आ जाएगी। उसके बाद अगर मैं बुक्स की देखता हूं तो इनकम टैक्स की आपको पता ही है, दो तरह की बुक्स हैं। एक साहित्य वन पब्लिकेशन की बुक्स है, एस सी मल्होत्रा, डॉक्टर एस पी गोयल की बुक है, ये भी अच्छी है, आप ले सकते हैं। इसके अलावा कल्याणी पब्लिकेशंस की बुक है। तो इन दोनों बुक्स में से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, ये जो टीचर आपको आपके रिकमेंड करे उसके अकॉर्डिंग बुक्स को आप ले सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर को आप लोगों ने इतना ध्यान से सुना, अपना इतना वैल्यूएबल टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।